तो start करते हैं। कल हम लोगों ने नेट इनकम अप्रोच पर बात की थी और नेट इनकम अप्रोच के क्वेश्चंस वगैरह पढ़े थे। अब आज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की बात करते हैं। हमारी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच होती है उसके भी जो प्रोफाउंडर थे वो ड्यूरेंडी थे। ठीक है, ये बस जो नेट इनकम अप्रोच होती है उससे थोड़ी सी चेंज होती है, मींस एजम्पशंस के बेसिस पर। ठीक, जो प्रोसीजर वगैरह होता है फॉर्मुलेस वगैरह उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, अदरवाइज ईबीआईटी वगैरह निकालना, मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, ये सब सेम रहता है। ठीक है, तो ये इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो मार्केट वैल्यू होती है फर्म की, वो फर्म के ही कैपिटल स्ट्रक्चर से बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होती है। मींस फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा भी हो, उसका जो फर्म की वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इनफैक्ट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्या हुआ बच्चों, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, बोलो बच्चों। मैम आप भी हैं? ठीक है, तब ठीक है। जो मार्केट वैल्यू होती है इक्विटी की, ठीक है, वो हम फाइंड कर सकते हैं किस तरीके से, अगर हम जो फर्म की टोटल वैल्यू है उसमें से डेट की वैल्यू को अगर माइनस कर दें तब हमें इक्विटी की वैल्यू पता लग सकती है। ओवरऑल ये कहना होता है कि अगर हमें कोई भी दो वैल्यूज पता है तो हम तीसरी वैल्यू को एज इट इज निकाल सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट हमने थ्योरी पढ़ी थी वहां पे ये था कि फर्म का जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो फर्म की मार्केट वैल्यू को बहुत हद तक इफेक्ट करता है। बट जो नेट ऑपरेटिंग इनकम थी वहां इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो भी फर्म की मार्केट वैल्यू होती है वो इफेक्टेड नहीं होती है, इसी ही फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर से, वेदर इट इज डेट फर्म और इक्विटी फर्म और द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट इक्विटी मिक्स। ठीक है, और क्या क्या एजम्पशंस, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। नेक्स्ट हमारे एजम्पशंस क्या थे, अब हम उसकी बात करते हैं। जैसे हमारी नेट इनकम अप्रोच के कुछ एजम्पशंस थे, सेम एज इट इज हमारी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम थी इसके भी कुछ एजम्पशंस थे। अब वो क्या क्या थे? सबसे पहला, जो भी फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो कांस्टेंट रहती है, किस, चाहे वो डेट मिक्स हो या इक्विटी बेस्ड फर्म हो या फिर डेट इक्विटी मिक्सचर हो फर्म का। ठीक है, मींस फर्म का किसी कोई भी फर्म हो, हमारी डेट फर्म हो या इक्विटी फर्म हो या डेट इक्विटी हो, उस पर फर्म की जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो इन ईच कंडीशन इट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा assumption क्या था? द मार्केट कैपिटलाइजेस द वैल्यू ऑफ द फर्म एज अ होल एंड देयरफॉर स्प्लिट बिटवीन डेट एंड इक्विटी इज नॉट रिलेवेंट। अब इसमें क्या है, इसका मतलब कि जो मार्केट वैल्यू या मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है फर्म की, वो अगर ओवरऑल देखी जाए तो वो उस पर डेट और इक्विटी के सेपरेट होने का या अलग अलग कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है या उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं होती है किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्स, किसी भी टाइप का कोई भी टैक्स नेट ऑपरेटिंग इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, और क्या है? द यूज ऑफ डेट हैविंग लो कॉस्ट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स which results in increase in equity capitalization rate. Thus, the advantages of debt is set off exactly by increase in the इक्विटी कैपिटलाइजेशन। ये क्या कह रहा है कि भले ही किसी भी फर्म के लिए डेट कितनी भी लो कॉस्ट का हो, ये इक्विटी शेयर होल्डर के रिस्क को इंक्रीज कर देता है। ऑब्वियसली बात है, ये टर्म तुम लोग भी सुन रहे हो इतने टाइम से कि जो पर्सन, कोई भी फर्म जितना ज्यादा वो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी रखेगी, रिटर्न भी वो उतना ही मैक्सिमम अमाउंट में क्या करेगी, गेन करेगी। ठीक है, जितना ज्यादा आपका रिस्क उतना ही ज्यादा आपका रिटर्न होगा। ठीक है, तो अगर आपकी जो डेट है वो लो कॉस्ट भी है तो ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क होगी उसको इंक्रीज करेगी, जिसका ओवरऑल जो रिजल्ट क्या आएगा कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसका रेट बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, आप रिस्क लेके डेट को कम कर रहे हो, डेट की वैल्यू को कम कर रहे हो, तो उस केस में आपकी इक्विटी क्या बढ़ेगी ही। तो ऐसे केस में आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिटर्न होगा आपका कैपिटल पर वो क्या होगा,
इंक्रीज करेगा, जिसकी हेल्प से हम डेट को सेट ऑफ कर पाना, मीन डेट की बैलेंसिंग कर पाना, किस तरीके से, अपनी इक्विटी कैपिटल के रेट को बढ़ाकर। ऐसे समझो ना कि सपोज तुम्हारे पास ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, सपोज तुमने लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था 1,000 रुपए का, इस बार तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है 5,000 रुपए का, और जो तुम्हारा डेट था वो ऑटोमेटिकली कम होगा। obvious सी बात है, जब तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा होगा तो तुम अपने डेट को क्या करोगे, पे ऑफ करने की कोशिश करोगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वही तो बढ़ेगी, ठीक है। अब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो फर्म की वैल्यू होती है, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म, उसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू EBIT मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन KO। KO माने O लगा है, K तो हमारा कैपिटल को बताता है, O हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, और EBIT सबको पता है वो हमारी क्या होती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब हमें क्या करना है, अगर हमें क्या पता है, वैल्यू ऑफ फर्म पता है और डेट की वैल्यू पता है, तो हम इक्विटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब तक हम क्या करते थे, जब हम एनआई अप्रोच पढ़ते थे उसमें जो वैल्यू ऑफ फर्म होती थी वो क्या होती थी, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट मींस V इज इक्वल टू S प्लस B होता था, ठीक है। अब अगर हमें क्या निकालना हो, S निकालना हो तो हम क्या करेंगे, V माइनस B, B निकालना हो तो S माइनस B करके, ठीक है। ऐसे हम कि कोई भी अगर दो एक टर्म अननोन है तो उसको हम रेस्ट टू नोन टर्म्स की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला होता है, मींस जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, EBIT मींस जो इंटरेस्ट है माइनस आई हमारा क्या होता है यहाँ पे, जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं, अपॉन V माइनस बी कहें या वैल्यू ऑफ द फर्म कहें, एक ही चीज होती है। मान लो किसी क्वेश्चन में तुम्हें अलग अलग वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ क्या इक्विटी ना दे रखा हो तो तुम उस केस में क्या करोगे, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म रख लोगे, ठीक है। अब देखो ये एक ग्राफ प्लॉट किया गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल एनआई अप्रोच को, एनओआई नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को प्रेजेंट करने के लिए। इसमें लीवरेज मींस प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके बीच जो हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमने देखा कि एक जो कॉस्ट ऑफ डेट थी वो एक स्ट्रेट लाइन हमें आई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल भी स्ट्रेट लाइन में ही आई जो कि कॉस्ट ऑफ डेट के बराबर ही थी, एकदम पैरेलल में चल रही थी। हाँ, अब हम अगर बात करें कि जो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी एक स्ट्रेट लाइन आई है, अगर हम इक्विटी कॉस्ट की ऑफ कैपिटल की बात करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन बता रही है, बट वो स्ट्रेट लाइन धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। जैसे जैसे लीवरेज बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ रही है। लीवरेज बढ़ रहा है मीन जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो भी बढ़ेगी, या यूं कहें कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। ये कर्व हमारा यही शो कर रहा है, शोज दैट द कॉस्ट ऑफ डेट KD and the overall cost of capital are constant for all levels of leverage. As the debt proportion or the financial leverage increases, the risk also increases and thus the profit also increases, ठीक है। And the overall cost of equity capital is also increases, ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम आते हैं एक क्वेश्चन पर, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दो। कोई XY लिमिटेड फर्म है जिसका EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है 1 लाख रुपीज, जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो है 10%, और जो आउटस्टैंडिंग डेट है जो कि अभी भी पे करना बाकी है वो है 4 लाख रुपीज, ठीक। जो ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट है वो है 12.5%, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, अब हमें टोटल वैल्यू ऑफ फर्म बतानी है, साथ ही साथ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी बताना है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, हमें देखो EBIT दे रखी है 1 लाख रुपीज, कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है कितना 12.5%। हम क्या करेंगे, जैसे अब तक फॉर्मूला निकालते फॉर्मूले की हेल्प से वैल्यू निकाल लेते वैसे ही वैल्यू निकालो। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू क्या होता है, जो हमारी EBIT हो अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट कितना दे रखा है 12.5%, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1 लाख डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू 100, जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आ गई 8 लाख, और टोटल वैल्यू ऑफ डेट कितनी आ गई, कितनी आ जाएगी, 4 लाख दे रखी है ना, तो यहाँ पे 4 लाख लिख देंगे। अब हमें निकालनी है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है।
मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी उस केस में जबकि हमें मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और इक्विटी हमें पता लग गया है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हैं। कैसे? 8 लाख जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आई है माइनस जो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आया है, 8 लाख माइनस 4 लाख हमारा आ गया 4 लाख। अब हमें करंट के लिए जो चेंज हुए हैं उसके लिए इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करें कि हम यही जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, EBIT माइनस आई अपॉन बी माइनस बी। EBIT माइनस आई मीन्स 1 लाख माइनस 1 लाख माइनस 40,000 कहाँ से आया, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ डेट के डी है वो है 10%। ठीक है, 10% का मतलब 4 लाख का 10% कितना हुआ, 40,000 अपॉन 8 लाख माइनस 4 लाख इंटू 100। 8 लाख माइनस 4 लाख मतलब हमारा कितना आ गया, 4 लाख। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख दी तो हमें क्या आ गई, फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, अभी हमें फर्म की वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म निकल आई। अब हमें फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है कि O इज इक्वल टू KD। KD हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट विद इन ब्रैकेट B अपॉन B। B हमारा क्या है, टोटल डेट, B है हमारा टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कितना दे रखा है, KE इज इक्वल टू S अपॉन B। S अपॉन B माने S है हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, B है हमारी टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। हमने क्या किया, वापस से वैल्यू रखी। कॉस्ट ऑफ डेट हमें 10% दे रखी है, B हमें 4 लाख, B हमें 8 लाख दे रखा था हमने। अब क्या किया, एक सेकेंड, क्या दे रखा है, एक सेकेंड रुको बच्चों, जरा यहाँ पे करेक्ट करना। ये जो हमें दे रखा है ओवरऑल कॉस्ट के लिए हम डेट और इक्विटी कैपिटल को ऐड करेंगे, इक्वल टू नहीं होगा, ये ऐड होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट थी 10%, बी की वैल्यू 4 लाख, बी की वैल्यू 8 लाख इज इक्वल टू अब हम क्या करेंगे, बी की जगह पर मार्केट वैल्यू हो गई, सॉरी टोटल डेट हो गया, बी की जगह पर टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, एस की जगह पर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, और ए की जगह पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। सारी वैल्यूज हमने ऊपर देखी, सब निकाल रखी थी, एज इट इज वैल्यू पुट की। हमारे पास आंसर है, क्या है, 12.5%। अच्छा, ये हो गया, हमारा आ गया कितना, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.5%। क्लियर है क्वेश्चन सबको? यस मैम। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बस ये क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद नहीं, ठीक है, या देखेंगे एक दो क्वेश्चन और कराएंगे, फिर नेक्स्ट थ्योरी नहीं आज कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्लू स्काई लिमिटेड कोई कंपनी थी जिनकी EBIT थी 2 लाख रुपीस, कॉस्ट ऑफ डेट थी 10%, आउटस्टैंडिंग डेबिट अभी भी 9 लाख का बकाया था, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल है 12.5। आपको बताना है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मींस थ्योरी ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, सबसे पहले EBIT दे रखी है 2 लाख, वो हमने रख लिया। कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी 12.5%, तो वो हमने निकाल लिया। फिर हमें टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी, B इज इक्वल टू EBIT अपॉन KO। कितना दे रखा था हमें, EBIT हमें है 2 लाख अपॉन KO कितना दे रखा है 12.5, अपॉन में किया तो 0.15 आ गया। ठीक है, 0.125। अब हमने उसको जब डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू आ गई 16 लाख। ठीक है, अब हमें टोटल वैल्यू डेट की कितनी दे रखी है, जो कि है 9 लाख रुपए, जो कि अभी भी अनपेड है। हमने उसकी क्या बोल सकते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ डेट हो गया। अब हमें टोटल मार्केट वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, उसके लिए मार्केट वैल्यू निकालने के लिए जो भी हमारी वैल्यू दे रखी है फर्म की और जो भी डेट वैल्यू है, दोनों को आपस में माइनस कर दे। हाँ, दोनों को आपस में माइनस करेंगे
तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। अब हमें फिर से इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालना है, तो क्या होगा फॉर्मूला, ईबीआईटी जो कि हमें दे रखा है 2 लाख, नेक्स्ट माइनस आई, आई हमें कितना दे रखा है, बोलो 10% दिया था डेट इशू कराने का, तो वो कितना हो गया 90,000, 1 लाख का, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट फिर अब हमें क्या करना है, ईबीआईटी माइनस आई किया डिवाइडेड बाय वी माइनस बी, जो कि ऑलरेडी 7 लाख के फॉर्म में था, ठीक। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने इनको आपस में माइनस करके और इधर 7 लाख से जो हमारी टोटल मार्केट वैल्यू आई इक्विटी की उससे डिवाइड करके हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। एक्स वाई लिमिटेड है जिसकी ईबीआईटी 1 लाख रुपए है, जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो 10% है, ठीक है। और जो आउटस्टैंडिंग लोन का अमाउंट है या डेट का अमाउंट है वो है हाँ, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो है 5 लाख का, ठीक है। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह 12.5%, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमारा ये हो गया इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली। फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 1 लाख रुपए के डेट 10% के इंटरेस्ट से इशू करेगी और इस इशू को क्या करने के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने के लिए यूज करेगी, ठीक है। तो अर्निंग हमारी कितनी थी, 1 लाख रुपीज, कैपिटलाइजेशन रेट 12.5%, हमने निकाला मार्केट वैल्यू, तो हमारी आई 8 लाख की। डेट हमें दे रखा था 5 लाख का, 8 लाख में 5 लाख माइनस किया, हमारा आ गया 3 लाख। अब हमारी ये 3 लाख जो है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, जिसमें कि हमें क्या था, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है उसको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था 100 से, लाइक ईबीआईटी अपॉन 100, ठीक है। नहीं, ईबीआईटी माइनस आई करो, ईबीआईटी माइनस आई अपॉन एस इंटू 100, ठीक है। अब हमने जब वैल्यू पुट की तो हमारी आंसर आया 16.67। और भी एक पार्ट था पूछने को, अब हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, फिर से वही फॉर्मूला केडी विद इन ब्रैकेट बी अपॉन वी प्लस के ई एस अपॉन वी। अब हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को पुट कर दिया फॉर्मूले में, हमारा आंसर आ गया 12.50%। इतने क्वेश्चंस क्लियर हैं? ओके, अगला भी कराएं कि अब ना कराएं? हम करवा दीजिए मैम। ओके, तो अगला क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं कि हमें क्या दे रखी है, दो फर्म की वैल्यूज अलग अलग एस्पेक्ट पर दे रखी है, ठीक है। हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ द वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ द फर्म ए एंड बी अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच मींस जो नेट इनकम अप्रोच थी, जो एनआई पहले हम लोगों ने पढ़ी थी, और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द फर्म एज 14% एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द फर्म बी एज 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें बताना है। अब हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो ईबीआईटी दोनों फर्म की दे रखी है, फिर फर्म ए का हमें इंटरेस्ट दे रखा है डेप्रिसिएशन के फॉर्म में, जो कि हमने दे रखा है। अब नेट इनकम हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी दे रखी है। एक हमने क्या किया था, जब माइनस किया था इंटरेस्ट, तो हमारी जो ईबीआईटी थी फॉर्म ए के लिए 40,000 रह गई और फॉर्म बी में 50,000 एज इट इज है। कैपिटलाइजेशन रेट 12.5% है, जिसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें दे ही रखी है, तो उससे हम टोटल वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकाल लेंगे, तो कितनी आ जाएगी, दोनों केस में 4 लाख आ जाएगी। अब हम मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट निकालेंगे, जो कि हमें यहाँ क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है, दे रखा है 2 लाख रुपीज, ठीक है। अब ये जो 2 लाख रुपए हमें दे रखा है, ये हमारा कैसे निकल सकता है,
फॉर्म ए के लिए 2 लाख रुपए दे रखा था, तो वो हमने फॉर्म ए के अमाउंट से माइनस किया। फॉर्म बी में हमें किसी टाइप का कोई भी डेट नहीं दे रखा था, तो वो हमने माइनस नहीं किया, तो एज इट इज वही वैल्यू लिख दी। अब हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालना है, तो जो कि हमें अलग अलग दे रखा है। कैसे दे रखा है? एक में 20% है, एक में 12.5% है, जो कि हमने फाइंड किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फॉर्म की वैल्यू निकालनी है, दोनों फॉर्म की अलग अलग, लेकिन एक और काम भी करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को चेंज करके। ठीक है, तो वो बात की बात है, पहले इतना सॉल्व करते हैं। हमारी ऑपरेटिंग इनकम कितनी दे रखी है? 50,000 थी। अब हमने क्या किया, 10% इंटरेस्ट माइनस किया, तो वो हमारी फॉर्म ए के लिए हो गया 40,000। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कि नेट इनकम फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के लिए इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अमाउंट कितना है? ठीक है, अब हमने क्या निकाल लिया, नेट ऑपरेटिंग इनकम। दोनों हमारी आ गई। फॉर्म ए के लिए 40,000, फॉर्म बी के लिए 50,000 एज इट इज। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी निकाल लेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी करके, तो वो भी हमारी दोनों फॉर्म्स के लिए आ गया। अब हमें डेट की मार्केट वैल्यू को माइनस करना है। किसमें किसमें से माइनस करेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म को मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर से करेंगे। ठीक है, अब हमें उससे क्या मिल जाएगी, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म मिल रही है। ठीक है, अब हमें ये टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म तो मिल गई। अब हमें क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दे रखी है। कंडीशन नहीं है आगे, ऐसे ही सॉल्व किया। नहीं नहीं नहीं, ये कंडीशन हमने यहाँ लगाई तो है। देखो, कैपिटलाइजेशन रेट हमने यहाँ ए के लिए 14% लगाया है, बी के लिए 11% लगाया है, तो हमारी ये वैल्यू आई है। एक आई है 4,54,545, दूसरी आई है 2,85,714। इस तरीके से हमारी ये हो गई फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है ये? बोलो बच्चों। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है, वो अब सॉरी एमएम हाइपोथेसिस, वो अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, तो जितना बताया है उतना एक बार रिवाइज जरूर से कर लेना। ठीक है, और काइनात बेटा अटेंडेंस पोस्ट कर देना। ठीक, ओके मैम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।